Good evening, students. Welcome to lecture 9 Current Electricity. So, we were discussing that when the resistors are in series, then current is the same along each resistor. While if the resistors are in parallel, then voltage is the same across each resistor. Similarly, when the resistors are in series, then the sum of individual voltages is equal to supply voltage. Similarly, when the resistors are in parallel, then sum of the individual current is equal to total current. ठीक है, तो अब इसको अप्लाई करते हैं. हमें ये फंडा पता लग गया, हम इसको अप्लाई करके सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट द इंडिविजुअल वोल्टेज और इंडिविजुअल करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टर. सो सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन आया कि भाई आपके सामने एक 20 वोल्ट की बैटरी लगी है और तीन रेजिस्टर्स 15 ओम, 18 ओम एंड 7 ओम सीरीज में लगे. तो अगर मैं आपसे पूछूं टोटल रेजिस्टेंस कितनी हुई, 15 और 18 हुआ 33 और 7 40 ओम रेजिस्टर हो गया. सपोज कर लें कि यहाँ पे करंट आई है, तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या बन जाती है, +20 -15i -18i -7i इक्वल टू 0, 20 -40i इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 20/40 इज इक्वल टू हाफ एम्पियर. तो क्योंकि करंट की वैल्यू आ गई हाफ एम्पियर, तो लेट दिस बी R1, लेट दिस बी R2, लेट दिस बी R3. देन वी कैन से वोल्टेज अक्रॉस R1 इज इक्वल टू IR 15/2 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस R2 इज इक्वल टू 18/2 वोल्ट इज इक्वल टू 9 वोल्ट. वोल्टेज अक्रॉस R3 इज इक्वल टू 7/2 वोल्ट इज इक्वल टू 3.5 वोल्ट. दिस इज इक्वल टू 7.5 वोल्ट एंड दिस इक्वल 9 वोल्ट. तो इस तरीके से हम लोग तीन रेजिस्टर्स के अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेजेस निकाल सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑन कैलकुलेटिंग रेजिस्टेंस, करंट एंड वोल्टेज इन सीरीज. सो लेट अस नाउ ट्राई अ क्वेश्चन व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सपोज करें आपके पास एक क्वेश्चन है इस तरह का, टेन ओम, 20 ओम, 30 ओम, 60 वोल्ट. तो देखो दिस इज अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन. इसके अक्रॉस कितना करंट जाएगा, 60/10 सीधा है, +60 माइनस आई इंटू 10 इक्वल टू 0. तो आई की वैल्यू आ गई 6 एम्पियर. इसके अक्रॉस आ गया 3 एम्पियर, इसके अक्रॉस आ गया 2 एम्पियर. तो जो अपना टोटल करंट आ जाएगा 6 + 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 11 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी भी केस में करंट निकाल सकते हैं. और जहाँ तक बात रही वोल्टेज की, तो तीनों के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू 30 × 2, 20 × 3, 10 × 6 दैट इज इक्वल टू 60 वोल्ट्स की ही वोल्टेज आएगी. ठीक है, सो लेट अस नाउ ट्राई अ बिट कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. सपोज करें कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई न्यूमेरिकल ऐसा हो कि उसमें सीरीज में और पैरेलल में दोनों में रेजिस्टेंसेस लगी हों. लाइक सपोज करें ये कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हमारे सामने है. देखो इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सब्जेक्टिव में आएगी नहीं, बट फिर भी वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. सपोज करें ये रजिस्टर्स हमें दी हैं, लाइक ये हमारी प्रॉब्लम है. लाइक देयर इज अ 120 वोल्ट बैटरी एंड देयर आर दीज रजिस्टर्स ऑफ 20 ओम, 30 ओम, 60 ओम, 10 ओम, 60 ओम, 30 ओम एंड 20. So our task is to find the current and the voltage across each of these resistors. So देखो कैसे करते हैं. ये आपके लिए एक सैम्पल प्रॉब्लम है, ये आपके सामने मैं करूँगा और आपको सिर्फ समझना है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे करना है. सबसे पहला काम ये है कि जो रजिस्टर्स पैरेलल में है इनका इफेक्टिव निकालो. देखो इनका इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, 1/R इज इक्वल टू 1/30 + 1/60. अब सोल्व करें, इसको सोल्व करके देखेंगे कि इसकी वैल्यू 1/20 आ जाएगी. तो यहाँ पे R इफेक्टिव की वैल्यू 20 आई. सिमिलरली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो कर करा के R इफेक्टिव की वैल्यू 10 ओम आ जाएगी. तो इसको जब हम सोल्व करते हैं तो ये बन जाएगा 120 वोल्ट यहाँ पे लगा और इसके अक्रॉस आ जाएगा 20 ओम, 20 ओम, 10 ओम, 10. तो ये हमारी सिचुएशन बन जाएगी. ठीक, ये चार रेजिस्टर्स की. उसके बाद देखो चारों सीरीज में है,
तो यहाँ पे आप करंट हाईलाइट करो, करंट की सीधी सीधी वैल्यू आ सकती है, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन इफेक्टिव रेजिस्टेंस। इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगी 20 20 20 30 60, तो 2 एम्पियर आ गया। तो चारों में 2 एम्पियर करंट आया। अब चारों में करंट का 2 एम्पियर आना, इसका मतलब ये है कि ये जो करंट यहाँ से पास करेगा, बैटरी ने 2 एम्पियर का करंट दिया तो वो यहाँ से 2 एम्पियर का करंट पास करेगा, तो वो 2 एम्पियर यहाँ से भी और यहाँ से भी निकला। अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाती है। देखो यहाँ से जितना चार्ज निकलेगा उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे चला जाएगा, और वो दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, ठीक है। और वो दोनों मिलके वापस यहाँ पे 2 एम्पियर बना लेंगे। वो अब 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, जो कि वापस मिलके 2 एम्पियर हो जाएगा। देखो जहां पे तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लाइक ये अकेला है ये अकेला है, तो यहाँ पे हम सीधा 2 एम्पियर लिख सकते हैं। बट इन दोनों में करंट कितना कितना होगा, इनमें कितना कितना होगा, वी डोंट नो, तो ये हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सुनो, पॉइंट्स को नेम कर लेते हैं। लेट दिस बी पॉइंट ए, बी, सी, डी, ई। then this is also A, B, C, D, E। देखो इस बात को समझो, A और B के अक्रॉस पहले भी 20 था, अब भी 20 है। B और C के अक्रॉस 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बेसिकली 20 ही बनता है। C और D के अक्रॉस 10 था, 10 ही है। D और E के अक्रॉस 10 है इफेक्टिवली इन तीनों का, तो वो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे कॉम्बिनेशन में 2 एम्पियर का करंट है, यहाँ पे मुझे करंट नहीं पता कि कितना कितना है, हम लेट कर लेते हैं। हम लेट कर लेंगे, यहाँ पे करंट I1 है, यहाँ पे करंट I2 है, यहाँ पे करंट I3 है, यहाँ पे करंट I4 है, यहाँ पे करंट I5 है। तो हमने एक फंडा पढ़ा था, दो फंडे पढ़े थे, एक अप्लाई कर दिया, एक अप्लाई करना है। पहला फंडा हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस सीरीज में है तो करंट सेम है, वो हमने लगा दिया। दूसरा फंडा पढ़ा था रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो वोल्टेज सेम है, वो भी लगाना है। ये दोनों पैरेलल में है तो इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम है। अब मैं पूछूं 30 ओम के अक्रॉस कितनी वोल्टेज है, देन वोल्टेज शुड बी इक्वल टू आई आर। तो 30 के अक्रॉस की वोल्टेज होनी चाहिए 30 I1, 60 के अक्रॉस वोल्टेज होनी चाहिए 60 I2, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू द वोल्टेज अक्रॉस B एंड C, है कि नहीं। देन V अक्रॉस दिस इक्वल टू V अक्रॉस दिस इज इक्वल टू BC। अब B और C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस 20 है, जिसमें कि एक तरह से 2 एम्पियर का करंट पास कर रहा है। तो B और C की इफेक्टिव वोल्टेज तो बेसिकली 20 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट हुई ना। अब इसको समझो, IR हेयर इज इक्वल टू IR हेयर इज इक्वल टू IR हेयर, बिकॉज इन दोनों का इफेक्टिव ये है। तो पैरेलल में वोल्टेज तो हर जगह सेम है, तो जितनी वोल्टेज इसके अक्रॉस है उतनी ही वोल्टेज इसके अक्रॉस है। तो मेरी इक्वेशन बन गई 30 I1 इज इक्वल टू 60 I2 इज इक्वल टू 40। तो I1 की वैल्यू कितनी है 4/3, I2 की वैल्यू कितनी है 2/3। अब आते हैं डी और ई के ऊपर। डी और ई में 60 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 60I3, 30 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 30I4, 20 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 20I5, और इनके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है 10 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 20 वोल्ट। अब देखो डी और ई में इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज मैंने लिखी और इसके अक्रॉस वोल्टेज मैंने लिखी और इनको सेम कर दिया। अब उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे 10 इंटू 2 20 वोल्ट। तो 60 को इधर ले जाओ, 30 को इधर ले जाओ, 20 को इधर ले जाओ, तो यहाँ पे I3 की वैल्यू आई 20/60 दैट इज इक्वल टू 1/3। I4 की वैल्यू आई 20/30 दैट इज इक्वल टू 2/3। I5 की वैल्यू आई 20/20 दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो ये हमारे 3 करंट्स आ गए। तो बेसिकली यहाँ पे हमें पता लगा सभी के करंट। इस फिगर को मैं अब दोबारा रीड्रॉ करता हूँ। तो देखो ये हमारे डायग्राम है और जो इंडिविजुअल करंट्स आए हैं वो मैं लिख रहा हूँ। इसके अक्रॉस मेरा करंट आया है 40/3 एम्पियर और इसके अक्रॉस आया है 2/3 एम्पियर। इसके अक्रॉस आया है 2 एम्पियर, इसके अक्रॉस आया है 1/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर एंड 1 एम्पियर। तो ये हमारे सभी इंडिविजुअल करंट्स हैं। और जहां तक बात रही एक एक टुकड़े के अक्रॉस वोल्टेज की, तो इसकी वोल्टेज आती है I इंटू आर दैट इज इक्वल टू 440 वोल्ट। इसकी वोल्टेज आती है I इंटू आर दैट इज इक्वल टू 40 वोल्ट। इसकी वोल्टेज आती है 20 वोल्ट और इसकी वोल्टेज भी आती है 20 वोल्ट।
इनफैक्ट आप सभी चेक करें, इन सभी की इंडिविजुअल वोल्टेजेस का सम इसकी वोल्टेज आती है, और इन सभी की इंडिविजुअल करंट्स क्योंकि ये सारा सिस्टम सीरीज में है तो करंट सारे सेम। सो लेट अस ट्राई अनदर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है ये आपके लिए है। अब मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ, ठीक है, ये आप लोगों को ट्राई करना है। सपोज करें आपके सामने ये प्रॉब्लम हो, 210 वोल्ट की बैटरी है, ये सभी रेजिस्टेंसेज हैं एज गिवन 8, 20, 25, 90, 90, 20, 30, 30, 20, 40। तो आपका क्वेश्चन है हर इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस, हर इंडिविजुअल रजिस्टर के अक्रॉस आपको करंट निकालना है, वोल्टेज निकालनी है और उसकी इलेक्ट्रिकल पावर निकालनी है। क्योंकि सपोज करो आपके पास एक रैंडम क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इफेक्टिव इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस द 25 ओम रजिस्टर। तो इसको सोल्व करने का इकलौता तरीका आपके पास यही है कि इसके अक्रॉस आपको करंट निकालना पड़ेगा। तो इसी तरह से आपसे किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस करंट, वोल्टेज, पावर पूछी जा सकती है। तो उसको सोल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको करना ही पड़ेगा किसी भी रैंडम रजिस्टर की पावर या करंट आपको निकालनी आनी चाहिए। तो आप भी ट्राई करो, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो, मैं इस वीडियो को बिना पॉज करे ट्राई कर रहा हूँ। तो मेरा सबसे पहला काम ये होगा कि जहाँ जहाँ पे मैं सीरीज लगा सकता हूँ लगाऊँ, यहाँ पे सीरीज लगा सकता हूँ लगाऊंगा, यहाँ पे सीरीज लगा सकता हूँ। तो इन दोनों को सीरीज में लगा के मैं इसको 45 बना लूंगा और इसको 60 बना लूंगा। तो अल्टीमेटली ये मेरी रेजिस्टेंसेस बन गई। अब उसके बाद मैं इनका पैरेलल का फॉर्मूला लगाऊंगा 45, 90 और 20। जब मैं इनको पैरेलल में सोल्व करता हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली देखो 45 और 90 को पैरेलल में सोल्व करके मेरे पास आता है 1/45 प्लस 1/90। इनको सोल्व करके 30 आ जाएगा। अब 1/20 जोड़ूंगा तो 1/12 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 12 बन गया। तो ये तीनों मिलके 12 बन गए और ये दोनों मिलके 20 बन गए। ठीक है, ये आप करके देख सकते हैं। दिस इज एन इजी कैलकुलेशन, सो आई एम लीविंग इट टू यू। ओके, सो जब मैं इनको सोल्व करके यहाँ पे बना लेता हूँ तो ये कुछ ऐसा बनता है 8 ओम, 12 ओम, 30 ओम, 20 ओम, 210 वोल्ट। ठीक है, अब देखो तीनों चारों सीरीज में है। 8 और 12 20, 20 और 30 50, 50 और 20 70। तो 70 ओम की रेजिस्टेंस है, 210 वोल्टेज है, तो करंट आ गया 3 एम्पियर। दिस इज वेरी इजी। V/R इज इक्वल टू 210/70। ठीक है, अब सभी में से 3 एम्पियर का करंट पास करा तो यही 3 एम्पियर। अब देखो पहले मैंने इससे ये फिगर बनाई, इससे ये फिगर बनाई। अब मैं इसके बाद वापस इस फिगर पे आ रहा हूँ और इसके बाद वापस इस फिगर पे आऊंगा। मैंने एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जितनी भी फिगर्स आपको बना रहे हो वो आपको नीट एंड क्लीन बनानी है। बिकॉज एक फिगर बनाने के बाद दूसरी के बाद तीसरी के बाद आपको वापस पिछली फिगर्स पे जाना पड़ेगा। पिछली फिगर्स की जरूरत आपको एक बार फिर से पढ़ने वाली है। दिस इज वाई आपको सभी फिगर्स क्लीन एंड नीट एंड क्लीन बनानी है। तो क्योंकि मुझे पता लग गया यहाँ पे 3 एम्पियर का करंट है तो यहाँ पे भी 3 एम्पियर का करंट है। ठीक है, तो अब देखो इन तीनों का इफेक्टिव जो है वो 12 है। अब इसके अक्रॉस टोटल 3 एम्पियर का करंट है, लेकिन इसके अक्रॉस करंट I1 कितना है, इसके अक्रॉस I2 कितना है, इसके अक्रॉस I3 कितना है और इसके अक्रॉस I4 और I5 कितना है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, मैं वोल्टेज सेम करूंगा क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है। इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, 45 I1 इज इक्वल टू 90 I2 इज इक्वल टू 20 I3। ये तीनों की वोल्टेज है, बट तीनों को इफेक्टिव 12 है जिसमें से कि 3 का करंट है। तो इसकी वोल्टेज बेसिकली 12 गुना 3 भी हुई। समझो इसको ध्यान से, इसकी वोल्टेज हुई IR माने 3 इंटू 12। इन तीनों की वोल्टेज हुई इतनी, इतनी और इतनी। तो I1 की वैल्यू कितनी है, 36/45 बराबर है 4/5। I2 की वैल्यू आई 36/90 बराबर है 4/10 बराबर है 2/5। I3 की वैल्यू आई 36/20 बराबर है 9/5। ठीक है, तो ये अपने 3 करंट आ गए। हम इसको लिख देते हैं वैल्यू 4/5, 2/5, 9/5। अब इसके बाद आते हैं इन दोनों के करंट की वैल्यू पे। देखो ये जो 20 ओम का रजिस्टर है इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है ये 60 वोल्ट की वोल्टेज है। तो इनके अक्रॉस हम लिख लेंगे वोल्टेज को सेम करके 30I4 इज इक्वल टू 60I5 इज इक्वल टू 60 वोल्ट। माने I4 आ गया 60/30 इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I5 आ गया 60/60 इज इक्वल टू 1 एम्पियर। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 एम्पियर और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 एम्पियर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हमें सभी करंट्स की वैल्यू पता लगती है।
तो यही वही वैल्यू हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो हमारे करंट्स की वैल्यू आई 4/5, 2/5 एंड 9/5 एंड सिमिलरली यहाँ पे वैल्यू आ गई 2 एम्पियर, 1 एम्पियर। अब सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आ गया, फाइंड द इलेक्ट्रिकल पावर अक्रॉस 25 ओम। तो पावर क्या होती है, आई स्क्वायर। तो पावर की वैल्यू आ जाएगी 4/5 का स्क्वायर इंटू 25, दैट इज इक्वल टू 16 वाट। अब मुझे कोई इनमें से किसी भी रजिस्टर की पावर पूछ ले, मैं इंडिविजुअल पावर बताने की कैपेबिलिटी में हूं इस वक्त। रीजन मीन मुझे हर रजिस्टर का करंट बताए। मान लो कोई मुझसे रैंडमली पूछ लेता कि इस 30 ओम की पावर बताओ, तो कितनी होती, 3 स्क्वायर इंटू 30, 3 स्क्वायर इंटू 30 माने 270 वाट। मान लो मुझसे कोई पूछ लेता कि इस 90 ओम की पावर बताओ, तो वो हो जाती, इसका करंट है 2/5, तो 4/25 इंटू 90 दैट इज इक्वल टू 4 इंटू 18/5 दैट इज इक्वल टू 72/5 बराबर है 14.4 वाट। तो इस तरह से हम किसी भी रेजिस्टर की इलेक्ट्रिकल पावर निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट और इलेक्ट्रिकल वोल्टेज निकाल सकते हैं। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का डिस्कस करूंगा, इसके बाद मैं टॉपिक और टाइप चेंज करूंगा। सपोज करो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, 100 वोल्ट की बैटरी है, ये सारे हमारे पास रेजिस्टर्स हैं। तो देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोग खुद ट्राई करें वीडियो पोस्ट करके, नहीं होता तो आप इसको चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहला काम होता है हमारा सीरीज वाले सभी रेजिस्टर्स को आपस में कंबाइन करना, इन तीनों को कंबाइन कर देंगे, इनको भी कंबाइन करना। तो 10, 20 और 30 बन जाएगा 60, 10 और 30 बन जाएगा 40। तो ये बन गया अपना 16, 60, 40, 10, ठीक है। अब 60 और 40 को आप सोल्व करोगे पैरेलल में, तो ये 24 आएगा। तो अपनी रेजिस्टेंस बन जाएगी 16, 24, 10। अब इसको आप सोल्व करोगे 16, 24 और 10 को, तो ये बन जाएगा 50। और इस 50 के अक्रॉस 100 वोल्टेज की बैटरी लगी है, इसका माने ये है कि करंट 2 एम्पियर। तो अगर इसके थ्रू करंट 2 एम्पियर है, तो सीरीज में तो सबके थ्रू ही करंट 2 एम्पियर है। तो तीनों के थ्रू करंट आ गया 2 एम्पियर, माने यहाँ से भी 2 एम्पियर जा रहा है और वो 2 एम्पियर यहाँ पे डिवाइड होगा, है ना। तो इसमें से करंट I1 और I2 कितने हैं हमें नहीं पता, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इन दोनों का इफेक्टिव जो है वो 24 है, उस 24 में से मिलाकर तो 2 एम्पियर जाएगा ना। तो दोनों की वोल्टेज कितनी आई, 60 I1 इज इक्वल टू 40 I2 इज इक्वल टू 24 इंटू 2, क्योंकि तीनों की पैरेलल में वोल्टेज मैंने सेम कर दी, 48 आ गया। तो I1 की वैल्यू है 48/60 दैट इज इक्वल टू 8/10। I2 की वैल्यू आई, अच्छा इसको लिख सकते हैं 4/5। I2 की वैल्यू है 48/40 दैट इज इक्वल टू 6/5, 48/40 6/5। तो ये अपने दो करंट आ गए, इसकी वैल्यू आ गई 4/5 और इसकी वैल्यू आ गई 6/5। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 4/5 एम्पियर, 6/5 एम्पियर, 6/5, 4/5, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। तो ये अपने सभी करंट्स की वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक। तो इस तरीके से हमें सभी करंट्स निकालने हैं। अब यहाँ पे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, फाइंड द इफेक्टिव पावर अक्रॉस दिस 30 एम्पियर, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 4/5 स्क्वायर इंटू 30 दैट इज इक्वल टू 16 इंटू 6/5 दैट इज इक्वल टू 96/5 इज इक्वल टू 19.2 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोग अभी अपने नोट्स खोलिए और नोट्स में आपने इस पेज पे आना है और यहाँ पे आप लोग एक आर्टिकल देखेंगे, कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल वोल्टेज ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे मैंने 1-2 क्वेश्चन छोड़े हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, विद सॉल्यूशन छोड़े हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज दी है, रेजिस्टेंसेस दी है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि अगर सीरीज रेजिस्टर्स हों तो उनकी वोल्टेज और करंट कैसे निकालना है, ये आप सोल्व करिए, नहीं सोल्व होता तो आप हिंट लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल करंट्स इन द रेजिस्टर्स, तो इनमें इंडिविजुअल करंट्स पूछा गया है, तो ये भी आप लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे ये है कि ये फंडा दिया है, ये हम जस्ट अभी डिराइव करने वाले हैं कि सीरीज और पैरेलल में पावर का क्या रिलेशन होता है। एक बार के इनको छोड़ देते हैं। लेट अस कम ऑन दिस क्वेश्चन,
कैलकुलेटिंग इंडिविजुअल पावर, सपोज करो अगला क्वेश्चन आ गया कि कोई भी रैंडम सर्किट दिया है उसमें किसी पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की पावर पूछी गई, आपसे पूछेगा इस पर्टिकुलर की पावर बताओ या इस पर्टिकुलर की पावर बताओ, तो क्या करोगे, सबसे पहले सभी इंडिविजुअल करंट निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इस रजिस्टर को सोल्व करोगे सर्किट वाले मेथड से, बना बना के सीरीज पैरेलल सोल्व करके। उसके बाद इस करंट की वैल्यू को रिवर्स डालोगे, रिवर्स डाल के उसकी जब हर रजिस्टर की करंट की वैल्यू आ गई तो हर रजिस्टर की पावर आपके पास आ जाएगी। तो ये आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, नहीं तो आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इतना हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये आप खुद सोल्व कर लें, ठीक है। तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको अभी के अभी सोल्व करने हैं, इससे पहले कि हम लोग और आगे बढ़ें, ठीक है। सो आई होप आप सबने ये सारे क्वेश्चंस देख लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे। नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पावर कॉम्बिनेशन इन द कंपैरिजन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अगर कई रेजिस्टर सीरीज में हैं तो उनके पावर्स आपस में किस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं, एंड सिमिलरली फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। सपोज करो कई सारे रेजिस्टर्स सीरीज कॉम्बिनेशन में हैं, R1 R2 R3, और हम एज्यूम कर लेते हैं इनकी पावर्स है P1 P2 P3। तो पूछा गया है कि इन तीनों रेजिस्टर्स की जो पावर्स हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन है। तो आप समझें, पहले रेजिस्टर की पावर है P1, उसकी वैल्यू हो जाएगी I2R1। तो दूसरे रेजिस्टर की पावर है P2, उसकी वैल्यू हो जाएगी I2R2। तीसरे की पावर है P3, उसकी वैल्यू आ जाएगी I2R3। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों की पावर्स का रेशियो क्या है, तो P1 रेशियो P2 रेशियो P3 इज इक्वल टू I2R1 रेशियो I2R2 रेशियो I2R3। तो बेसिकली इनकी पावर्स का रेशियो आ गया R1 रेशियो R2 रेशियो R3, ठीक। तो ये इन तीनों रेजिस्टर्स की पावर्स का रेशियो है, ये तब जब ये तीनों रेजिस्टर सीरीज में हैं। तो यहाँ से एक बात पता लगती है कि सीरीज में पावर्स का रेशियो रेजिस्टेंसेस के खुद के रेशियो के बराबर है। दूसरी बात, जो रेजिस्टेंस बड़ी है उसके अक्रॉस पावर भी बड़ी है, लाइक 1 ओम 2 ओम 3 ओम अगर रेजिस्टेंसेस हो और 1 एम्पियर करंट हो तो इसकी पावर आ जाएगी 1² इंटू 1 माने 1 वाट, इसकी पावर आ जाएगी 1² इंटू 2 माने 2 वाट, इसकी पावर आ जाएगी 3 वाट। तो बेसिकली जो हमारी पावर है वो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से इंक्रीज कर रही है अगर वो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ओके। तो अब आते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। सो लेट अस कम ऑन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सपोज करें हमारे पास एक पैरेलल की कॉम्बिनेशन है रेजिस्टर्स की, R1 R2 R3, और इनके अक्रॉस एक V वोल्टेज कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि R1 के अक्रॉस पावर कितनी है P1, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी V²/R1। अगर मैं आपसे पूछूं R2 के अक्रॉस पावर कितनी है V²/R2, और अगर मैं आपसे पूछूं R3 के अक्रॉस पावर कितनी है V²/R3, ठीक है। तो देखो ये होगी इनकी इंडिविजुअल पावर, लाइक R1 की पावर हमारे पास आ गई, R2 की आ गई, R3 की आ गई। अब इसके रेशियो की बात करते हैं। सो वी कैन से फर्स्ट पावर रेशियो सेकंड पावर रेशियो थर्ड पावर इज इक्वल टू V²/R1 रेशियो V²/R2 रेशियो V²/R3। कैंसल आउट करके हम लोग कह सकते हैं कि पावर्स का रेशियो बेसिकली 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 आएगा। मने जब रेजिस्टर सीरीज में हो तो पावर्स का रेशियो R1 रेशियो R2 रेशियो R3 था, बट जब रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनकी पावर्स का रेशियो 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3 था। देखो ये डिफरेंस क्यों पड़ा, पहले ये समझो। जब सीरीज में है तो हमने फॉर्मूला I²R लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, सीरीज में तीनों का I सेम है। हम यहाँ पे V²/R फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि तीनों की वोल्टेज डिफरेंट है, वो कटेगी नहीं। क्योंकि इसकी वोल्टेज है 1 वोल्ट, इसकी वोल्टेज है 2 वोल्ट, इसकी वोल्टेज है 3 वोल्ट, बिकॉज वोल्टेज इज इक्वल टू IR। तो हम V²/R फॉर्मूला लगाएंगे तो तीनों की वोल्टेज V डिफरेंट होगी, तो वो कट नहीं सकती, बट I कट सकता है, इसलिए हमने फॉर्मूले को ऐसे यूज किया। दूसरी बात,
अगर ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में हैं तो उनकी वोल्टेज सेम है, तो वोल्टेज कट सकती है, इसलिए पावर का फॉर्मूला V²/R यूज किया गया है। तो पावर इज इक्वल टू V²/R, तो इनका रेशियो आ गया V²/R1 रेशियो V²/R2 रेशियो V²/R3। तो इस तरह से पावर का रेशियो ये है। इससे पता चलता है पहली बात, पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1 रेजिस्टेंस, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। दूसरी बात, जितनी बड़ी रेजिस्टेंस उतनी कम पावर। मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। ये केस है, मैंने यहाँ पे हर इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का करंट वगैरह लिखा हुआ है। तो यहाँ पे P1 P2 P3 की वैल्यू क्या आ रही है, 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट। जबकि यहाँ पे P1 की वैल्यू आ गई I²R माने 6² इंटू 1 माने 36 वाट। यहाँ पे पावर की वैल्यू आ गई P2 इज इक्वल टू 3² इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18 वाट। यहाँ पे पावर की वैल्यू आ गई 2² इंटू 3 माने 12 वाट। अब देखो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है पावर डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ रही है पावर इंक्रीज कर रही है। माने जो हमारी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से अगर पावर बढ़ी माने सीरीज, रेजिस्टेंस के इंक्रीज करने से पावर घटी माने पैरेलल। ये फंडा है, ठीक। तो इससे आप बिना किसी कैलकुलेशन के पावर के रेशो को निकालने के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो अभी आप लोग ये काम करें, अभी हमने ये पॉइंट एग्जांपल समझी, तो आप क्या करें, इस पूरे टॉपिक को एक बार फिर से अपने नोट्स में 5th और 6th पॉइंट को रीड करें, ठीक है। सो नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसमिशन केबल्स। तो ट्रांसमिशन केबल्स क्या होते हैं, आपको पता है ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती हैं। ट्रांसमिशन लाइन्स माने बिजली की वो तारें, बिजली की वो लाइन्स जिनके थ्रू घरों तक बिजली पहुंचाई जाती है। सो लेट अस कम टू द ट्रांसमिशन केबल्स टॉपिक। देखो सपोज करो ये एक पावर हाउस है, तो पावर हाउस क्या होता है, पावर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे बिजली पैदा होती है। तो संगरूर के नियरेस्ट जो पावर हाउस है जहाँ पे बिजली पैदा होती है वो बठिंडा में है, नियर अ सिटी कोल्ड लहरा मोहब्बत। अगर आप कभी बठिंडा गए होंगे तो अपने रास्ते में बड़े बड़े टावर देखे होंगे जिनमें से हमेशा धुआं निकल रहा होता है, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है। तो आपको पता है बिजली जो होती है वो हमारे घर के आसपास पैदा हो, इसकी संभावना अक्सर बहुत न्यूनतम होती है, बहुत कम होती है। तो क्योंकि इन जनरल पावर घरों से बहुत ज़्यादा दूर बनती है, तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो घरों तक सप्लाई करने के लिए हमें बिजली की केबल्स का सहारा लेना पड़ता है। सपोज करो ये मेरा घर है, यहाँ पे मुझे पावर चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मेरे घर पे सपोज करो मुझे एसी यूज़ करना है, मुझे फ़ैन यूज़ करना है, मुझे हीटर, टोस्टर, कूलर, वट एवर यूज़ करना है। हर डिवाइस की कुछ रेजिस्टेंस होती है, उसके थ्रू करंट पास करता है तो वो डिवाइस ऑपरेट करता है। बिना बिजली के कोई भी डिवाइस चलता नहीं, ये बातें हम सब लोग जानते हैं। तो बेसिकली क्या होगा इस पावर हाउस, सो दिस इज अ पावर हाउस हाई वोल्टेज, ओके। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी मेरे घर तक सप्लाई की जाएगी। यहाँ पे मेरा मीटर लगा होगा और इसके थ्रू बिजली घर तक पहुँच जाएगी। सपोज करें कि इन ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू करंट जा रहा है, तो रेजिस्टेंस तो इनकी भी कुछ होगी, क्योंकि ट्रांसमिशन केबल्स मैक्सिमम क्या होता है, ये कॉपर की बनी होती हैं। कॉपर की बनी होती है, भले ही कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम है लेकिन कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो है। तो उस रेजिस्टेंस की वजह से ट्रांसमिशन केबल्स में भी हीट प्रोड्यूस होती है। सपोज करें पावर प्लांट से लेकर मेरे घर तक जो रेजिस्टेंस है वो 10 ओम है, और सपोज करें मेरे घर में जितने डिवाइस मैं इस वक्त ऑपरेट कर रहा हूँ उनकी रेजिस्टेंस है 100 ओम, और सपोज करें यहाँ से एक आई करंट सप्लाई किया जा रहा है। तो बेसिकली मैं क्या देखूंगा, मैं देखूंगा कि ट्रांसमिशन केबल्स जो हैं वो कितनी पावर कंज्यूम कर रही हैं। वो पावर कंज्यूम कर रही हैं I²R, दैट इज इक्वल टू I² इंटू 10 वाट। और घर में कितनी पावर कंज्यूम कर रही है, घर में पावर कंज्यूम की जा रही है I² इंटू 100 वाट, है ना। ये घर की पावर है और ये ट्रांसमिशन केबल की पावर है। तो इसको हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसको हम लोग इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से अगर पावर सप्लाई की जा रही है वो घर तक पहुँचाने के लिए की जा रही है। रीजन बिंग इसका जो बिल आएगा वो घर तक आएगा और यहीं से पेमेंट आएगी। तो हमारा जो प्राइम पर्पज है वो घर तक बिजली पहुँचाना है, मतलब इसके लिए हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन रास्ते में सप्लाई करने के लिए उस एनर्जी का कुछ हिस्सा इसके थ्रू वेस्ट हो रहा है, माने जो ट्रांसमिशन केबल है
उसके थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट पास होने की वजह से ट्रांसमिशन केबल भले ही वो कॉपर की है बट उसमें भी कुछ हीट जनरेट होती है और उस हीट की वजह से बहुत सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। अब देखो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक पहुँचाना है तो रास्ते में केबल के थ्रू पास होने की वजह से कुछ एनर्जी वेस्ट हुई, वो इतनी है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे पता है कि यहां से एनर्जी पास करवाने का कोई फायदा नहीं है, एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मैं क्या करूं कि एटलीस्ट इस वेस्टेज को मैं कम से कम कर दूं। लाइक व्हाट शुड आई डू टू मिनिमाइज वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, टू मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू ट्रांसमिशन केबल्स। ट्रांसमिशन केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है उसकी वेस्टेज जो है उसको मिनिमाइज करने के लिए मैं क्या करूं, इसको समझो। हमें पता है कि ट्रांसमिशन केबल के थ्रू जो पावर होगी उसकी वैल्यू I² R होती है, ठीक है, माने I² इंटू 10 ओम इसकी पावर होगी। तो पावर वेस्टेज, ट्रांसमिशन केबल की पावर तो एक तरह से वेस्टेज ही है, तो ट्रांसमिशन केबल की वेस्टेड पावर को मिनिमाइज करने के लिए मुझे I² इंटू R को मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब केबल की रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करने का तो बेस्ट तरीका यही है कि मैं थिक कॉपर वाइज यूज करूं, इससे ज़्यादा मैं कुछ कर नहीं सकता, बिकॉज मैं गोल्ड या सिल्वर तो यूज करने से रहा, तो मैं कॉपर की बार यूज कर रहा हूँ ऑलरेडी। इसको और मिनिमाइज करने का तरीका है कि मैं करंट को मिनिमाइज करूँ। अब करंट को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है, सुनो ध्यान से। वी नो दैट सप्लाई पावर इज इक्वल टू V सप्लाई I सप्लाई। किसी भी केस में जितनी पावर सप्लाई की जा रही है वो बेसिकली वोल्टेज इंटू करंट के बराबर होती है। तो करंट की वैल्यू क्या हुई, पावर सप्लाई ऑन V सप्लाई। बेसिकली करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज, है कि नहीं। हमने पढ़ा है, देखो हमने लास्ट लेक्चर में पावर के 3 फॉर्मूले पढ़े थे। पावर इज इक्वल टू VI, पावर इज इक्वल टू I² R एंड पावर इज इक्वल टू V² R। वहीं पे एक फॉर्मूला था करंट इज इक्वल टू पावर अपॉन वोल्टेज। तो मैं चाहता हूं पावर को मिनिमाइज करूं तो मुझे करंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा। करंट को मिनिमाइज करने के लिए इस वैल्यू को मिनिमाइज करना पड़ेगा, तो वोल्टेज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। समझो इस बात, पावर इतनी है, पावर को मैक्सिमाइज करना है, सॉरी मिनिमाइज करना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो वेस्टेज है वो बढ़े। वेस्टेज को मिनिमाइज करने के लिए करंट को मिनिमाइज करना पड़ेगा, करंट को मिनिमाइज करने के लिए वोल्टेज को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। तो कंक्लूजन क्या है मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर मैं करंट को हाई वोल्टेज पे सप्लाई करूंगा तो करंट ऑफ सप्लाई कम हो जाएगा। सप्लाई करंट कम होने से क्या होगा, सप्लाई करंट कम होने से ये होगा कि जो मेरी वेस्टेड पावर है I² R वो कम हो जाएगी। हेंस मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि किसी भी सोर्स की द्वारा जब घर को बिजली सप्लाई की जाती है, शायद आपने पढ़ा हो, आप अगर किसी भी रैंडम कंपनी के मोबाइल के चार्जर को कभी देखें ना, तो इसके ऊपर लिखा होता है, देखो मैं इसको मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो आई होप आप सबको दिख रहा होगा, इनपुट 100 to 240 वोल्ट, माने जो घर की सप्लाई आती है वो 240 वोल्ट तक की आती है। आपको पता होना चाहिए कि इंडियन होम्स में जो बिजली की सप्लाई है वो 220 वोल्ट पे आती है। तो माने ये कि इस घर को जो सप्लाई मिल रही है बिजली की वो 220 वोल्ट पे मिल रही है, ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई आ रही है, लेकिन जो सप्लाई वोल्टेज है वो बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक 10,000 वोल्ट और समथिंग। सप्लाई वोल्टेज के हाई होने से फ़ायदा ये होगा कि सप्लाई करंट कम हो जाएगा। याद रखना इस बात, घर की वोल्टेज 220 वोल्ट के आसपास है, ठीक है, वो कम है। पावर हाउस की वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से पावर हाउस में करंट कम हो जाएगा, और पावर हाउस में करंट कम होने की वजह से ट्रांसमिशन वायर्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस बहुत कम हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है, ठीक।